नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप जुड़ चुके हैं हमारे YouTube प्लेटफॉर्म से। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह। देखिए जी, जो LT ग्रेड की वैकेंसी है उत्तर प्रदेश में, उनको ध्यान में रखते हुए हमारे बैच स्टार्ट हो गए हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम एक डेमो लेक्चर टाइप से डिस्कस करेंगे, जिसमें एक टॉपिक आपके सिलेबस का हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ GIC की वैकेंसी भी अनाउंस होने वाली है। तो GIC और LT ग्रेड का सिलेबस मैच करता है और दोनों एग्जाम को जो है UPPSC ही कंडक्ट करवाता है। प्री मेंस दोनों में होते हैं। दोनों एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमारे बैच स्टार्ट हो रहे हैं। ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहे हैं सेंटर पर। वीकेंड बैच भी है, जो वर्किंग है, लोग जॉब करते हैं, उनके लिए वीकेंड बैच भी है, रेगुलर बैच भी है, ऑनलाइन बैच भी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। जो लोग कई सालों से इंतजार कर रहे थे, यूपी में वैकेंसी नहीं आई है, LT ग्रेड और GIC दोनों आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। इसका लाभ उठाएं और अपनी एक सीट फिक्स कंफर्म कर लें। तैयारी इतने जोरों शोरों से करना है आपको कि कोई मौका आपको नहीं गंवाना। ठीक है, तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है आपका LT ग्रेड का जो सिलेबस है सिविक्स का, पॉलिटिकल साइंस का। उसमें हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये सिलेबस मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं जिससे आपको ये पता रहे कि हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो आपके सिलेबस का पार्ट है भी या नहीं भी। तो देखो, ये जो टॉपिक है ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, इसमें लेजिस्लेचर आता है। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट यानी कि इसे कहेंगे हम सरकार के अंग, सरकार के अंग, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। और ये सब्जेक्ट है आपका कौन सा, सिविक्स कहिए या पोल साइंस कहिए, LT ग्रेड। ठीक है, और GIC में भी ये सिलेबस है। तो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में तीन आते हैं मेन: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका, लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका, एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका, और जुडिशरी मतलब न्यायपालिका, जुडिशरी मतलब न्यायपालिका। ये तीन ब्रांचेस होती हैं सरकार की, जिनसे मिलकर सरकार बनी होती है। अब वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जिसे आप यूनियन गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, यूनियन गवर्नमेंट हो, या फिर किसी स्टेट की गवर्नमेंट हो, किसी स्टेट की गवर्नमेंट हो। इन दोनों ही टाइप की सरकार में ये तीन अंग पाए जाते हैं सरकार के। अब बात करें लेजिस्लेचर का काम क्या है, तो लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना, लॉ फॉर्मेशन। कानून बनाने का काम किसका है, लेजिस्लेचर का। एग्जीक्यूटिव का काम है कानून को लागू करना, कानून को लागू करना। और न्यायपालिका का काम है लोगों को न्याय देना, न्याय देना, संविधान की रक्षा करना। संविधान का गार्जियन बोलते हैं इसको। इसके अलावा कानून सही बना है या नहीं, उसको चेक करना। यानी कि जो कानून विधायिका ने बनाया है वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि संविधान के विरोध में जा रहा है। संविधान के किसी भाग को, किसी आर्टिकल को, किसी भी प्रोविजन को अगर उसका वायलेशन कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है, तो न्यायपालिका ये चेक करती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। तो ये तीन अंग हैं सरकार के। जो टॉपिक आपका मेंशन है ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है। ठीक है, और ये सरकार की फॉर्म है। जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र, और डिक्टेटरशिप, तानाशाही, ये आपका जो है फॉर्म है, सरकार के प्रकार है। तो सरकार के जो अंग हैं विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। आज हम लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो ये पहला अंग है लेजिस्लेचर, जिसका काम है कानून बनाने का, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए। सिलेबस में मेंशन है आपका, ध्यान रखेंगे आप। तो जो टॉपिक है हमारा वो है यूनियन लेजिस्लेचर। पहले समझ लेंगे आप, जो लेजिस्लेचर है
जो लेजिस्लेचर है यानी कि विधायिका, जो लेजिस्लेचर है विधायिका, जिसका काम है कानून बनाने का, ये जो विधायिका है, ये जो विधायिका है वो दो स्तर पे काम करती है। ये जो विधायिका है वो दो स्तर पे काम करती है लेजिस्लेचर को। एक है यूनियन लेजिस्लेचर, यूनियन लेजिस्लेचर, जिसे हम कहेंगे केंद्रीय विधायिका, केंद्रीय विधायिका कहेंगे, ठीक है। और दूसरा स्तर है इसका स्टेट लेवल का। स्टेट के अंदर भी लेजिस्लेचर होती है क्योंकि कानून राज्य सरकार के अंदर भी बनाए जाते हैं, तो इसे कहेंगे हम राज्य विधायिका, इसे कहेंगे हम राज्य विधायिका, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे आप। अब देखिए, लेजिस्लेचर का काम कानून बनाने का होता है और लेजिस्लेचर दो टाइप की है इंडिया में, एक केंद्र की यानी कि यूनियन लेजिस्लेचर और दूसरी स्टेट की। स्टेट की लेजिस्लेचर हर स्टेट में अपनी अपनी अलग होती है। यूनियन लेजिस्लेचर पूरे देश के लिए एक होती है और यूनियन लेजिस्लेचर में आता है क्या, पार्लियामेंट। इंडिया की यूनियन लेजिस्लेचर क्या है, पार्लियामेंट यानी कि संसद। इंडिया की यूनियन लेजिस्लेचर क्या है, पार्लियामेंट यानी कि संसद। और स्टेट की लेजिस्लेचर जिसे विधानमंडल कहते हैं, विधान मंडल कहते हैं, ठीक। अब यहां देखिए आप, ये जो पार्लियामेंट है, सेंटर की लेजिस्लेचर जो पूरे देश के लिए कानून बनाती है, तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 79 पार्लियामेंट के तीन अंग होते हैं। पार्लियामेंट के तीन अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। आर्टिकल 79 के अनुसार पार्लियामेंट के तीन अंग होंगे। और वहीं विधानमंडल जो स्टेट का होता है, इसका आर्टिकल 168 के अनुसार तीन अंग होते हैं, यानी कि विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट सेंटर के पार्लियामेंट के अंग हैं और राज्य की जो विधायिका है उसके अंग है विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल, राज्यपाल यानी कि गवर्नर, ठीक है। तो जो स्टेट की लेजिस्लेचर है वो स्टेट के अंदर कानून बनाएगी और उसी स्टेट में लागू होगा वो, और जो केंद्र की विधायिका है यानी कि पार्लियामेंट, वो पूरे देश के लिए कानून बनाएगी। अब ध्यान देंगे आप, स्टेट लेजिस्लेचर सभी राज्यों में है, सभी राज्यों में है, प्लस 3 यूनियन टेरिटरी में है। 3 यूटी में कौन कौन सी, दिल्ली, पुडुचेरी और आपका जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर भी यूनियन टेरिटरी है। तो सभी राज्यों में होती है और 3 यूनियन टेरिटरी में है। बाकी यूनियन टेरिटरी जो 5 बची उसमें विधानसभा नहीं होती है, वहां डायरेक्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल रूल करता है, ठीक है, याद रखेंगे ये। अब यहां एक और चीज देख लो, स्टेट के अंदर विधानसभा सब में कंपलसरी मिलेगी आपको, लेकिन ये जो विधान परिषद है ये सभी राज्यों में नहीं होती है। तो विधान परिषद वाले राज्य कौन से हैं, ये सवाल पूछा जाता है। विधान परिषद 6 राज्यों में होती है। कौन कौन से हैं वो 6 राज्य, तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार, महाराष्ट्र और यूपी। विधानसभा तो सब में मिलेगी, लेकिन विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद किन राज्यों में है, सिर्फ 6 राज्यों में है, ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं। तो ये यूनियन लेजिस्लेचर में हम देखेंगे अभी पार्लियामेंट के बारे में। ठीक, हम बात कर रहे हैं पार्लियामेंट की, यानी कि संसद जो पूरे देश के लिए कानून बनाएगी। पार्लियामेंट के 3 अंग हो गए। पार्लियामेंट के 3 अंग हो गए, कौन कौन से? राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट। ये कौन कह रहा है? आर्टिकल 79। ठीक है, ध्यान देंगे। अब देखिए आप, इसमें हम ये वाला जो है, पहले राज्यसभा डिस्कस करेंगे। पहले राज्यसभा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए राज्यसभा के बारे में आर्टिकल 80 में बताया गया है कि राज्यसभा का कंपोजिशन क्या होगा। राज्यसभा का कंपोजिशन क्या होगा? आर्टिकल 80 बात करता है कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, अब राज्यसभा में मैक्सिमम सीट कितनी हो सकती हैं? मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं आज के अकॉर्डिंग? अधिकतम सदस्य संख्या 240। और प्रेजेंट में कितनी है? वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? 245। अब एक और चीज याद रखेंगे, ये जो राज्यसभा है, राज्यसभा के कुछ अलग और नाम भी होते हैं, जैसे कि इसको अपर हाउस कहा जाता है, इसी को काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है, इसी को परमानेंट हाउस कहा जाता है। ये राज्यसभा के ही नाम है, ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। अपर हाउस मतलब उच्च सदन, काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब राज्यों का परिषद, परमानेंट हाउस मतलब स्थायी सदन। ये राज्यसभा के ही नाम है। ठीक है, याद रखेंगे। अब देखिए प्रेजेंट मेंबर 245 हैं। 245 में से 12 लोगों को तो चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है। ये 12 लोग प्रेसिडेंट के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं बिना इलेक्शन के, है ना। तो ये 12 लोग क्या होंगे? नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब ये जो 12 लोग हैं, कुछ खास लोग होते होंगे तभी इनको चुनाव लड़ने की आवश्यकता नहीं है। जी हां, तो ये 12 लोग इन फील्ड से हो सकते हैं जो अपने अपने विषय में स्पेशलिस्ट हैं। आर्ट मतलब कला, लिटरेचर मतलब साहित्य, साइंस मतलब विज्ञान, और सोशल सर्विस समाज सेवा। ठीक है, इनमें जो भी एक्सपर्ट होंगे, विशेषज्ञ, अपने अपने फील्ड में जो भी एक्सपर्ट होंगे, उनको प्रेसिडेंट डायरेक्टली मनोनीत कर देता है। तो 245 में से 12 सीट तो ऐसे भर जाती हैं, बचा 233। बचे कितने? 233। इनका होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन यानी कि अप्रत्यक्ष चुनाव। हम अप्रत्यक्ष चुनाव इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहां जनता वोट नहीं देती है, आम जनता वोट नहीं देती है। तो ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट इलेक्शन यानी कि प्रत्यक्ष चुनाव वो चुनाव होता है जहां पर हम और आप वोट देने जाएं, और जहां पर हम और आप वोट देने ना जाए, कोई दूसरा जाए, तो उसे कहते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। और जहां हम वोट दें उसे डायरेक्ट इलेक्शन।
अप्रत्यक्ष चुनाव। तो राज्यसभा का चुनाव इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, ध्यान रखेंगे इसको। अब बात आती है कौन वोट देता है, उस पर अभी हम बात करेंगे। अब बात आती है कि जी मेंबर तो पता लग गए हमें, लेकिन अगर राज्यसभा का कोई मेंबर बनना चाहता है तो मेंबर क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। अगर राज्यसभा का कोई मेंबर बनना चाहता है तो क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यता क्या होनी चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए। तो ध्यान रखेंगे क्वालिफिकेशन के बारे में आर्टिकल 84 में बताया गया है कि भारत का नागरिक होना चाहिए उस व्यक्ति को, तो ही वो राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। सिटीजनशिप होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, मिनिमम एज, कम से कम उम्र 30 साल पूरी कर चुका हो, 30 से पहले राज्यसभा का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ठीक है, ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है जिसके बिना काम नहीं चलेगा। अब जो व्यक्ति क्वालिफाइड है मेंबर बनने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, योग्यता पूरी करता है, उसका होगा चुनाव। अब चुनाव कैसे होता है देखो, तो चुनाव हमने ये तो देख लिया अभी कि अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। क्या होगा? अप्रत्यक्ष चुनाव यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो वोट कौन देगा? जो कैंडिडेट राज्यसभा के चुनाव में वोट कौन देगा, क्योंकि जनता तो वोट नहीं देगी, तो वोट कौन देगा? वोट देंगे भाई स्टेट के एमएलए यानी कि विधायक, विधायक वोट देंगे, जनता वोट नहीं देगी। अब आप ध्यान रखिए, मान लीजिए ये दिल्ली है और दिल्ली से 3 लोग राज्यसभा में जा रहे हैं, तो इन 3 लोगों के लिए चुनाव जब होगा दिल्ली में, तो दिल्ली के विधायक जो कि हैं 70, दिल्ली में कितने विधायक हैं? 70। दिल्ली विधानसभा के सदस्यों को विधायक कहेंगे। ये किसी भी राज्य की विधानसभा के सदस्यों को विधायक यानी कि एमएलए कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो दिल्ली में अगर 3 सीट के लिए चुनाव हो रहा है तो वोट कौन देने जाएगा? ये 70 एमएलए। और जिस हर सीट पर रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो ये देखा जाएगा किस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, वो वहां से जीता हुआ माना जाएगा और वो राज्यसभा में फिर जाके बैठेगा, मेंबर बन जाएगा। ऐसे ही अगर यूपी में चुनाव होंगे राज्यसभा के, तो यूपी में जो सीट है राज्यसभा की, उन पर कौन वोट देने जाएगा? यूपी के 403 विधायक वोट देने जाए। यानी कि जिस स्टेट के लिए राज्यसभा की सीटों का चुनाव हो रहा है उसी स्टेट के एमएलए वोट देने जाएंगे, दूसरी स्टेट के एमएलए नहीं आएंगे वोट देने। समझ गए? क्लियर है? आई होप यहां तक। आगे देखें, अब याद रखिए, हम बात करें अगर टेन्योर की, कार्यकाल कितना होता है, तो कार्यकाल में 2 अलग अलग चीजें हमें बात करनी है, यहां कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए राज्यसभा का कार्यकाल, राज्यसभा का कार्यकाल अगर पूछा जा रहा है तो लिख देंगे कि कोई टेन्योर नहीं होता, कोई कार्यकाल नहीं होता। और पूछा जाए अगर राज्यसभा के मेंबर्स, सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, मेंबर्स का कार्यकाल कितना होता है, तो मेंबर्स के कार्यकाल की जब बात आए तो लिखिएगा 6 साल, 6 इयर्स। राज्यसभा का कार्यकाल इसलिए नहीं होता है क्योंकि राज्यसभा परमानेंट हाउस है। यहां हमने देखा राज्यसभा परमानेंट हाउस है, ये कभी डिसॉल्व नहीं होती। क्यों? क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती है। तो जो हाउस कभी भंगी नहीं होता उसका कार्यकाल क्या होगा?
वो तो हमेशा ऑनगोइंग हाउस है। अब लोकसभा की जब हम बात करेंगे तो लोकसभा को देखेंगे हर 5 साल में डिसॉल्व होता है और हर 5 साल में नए सिरे से इलेक्शन होते हैं। लोकसभा 5 साल से पहले भी डिसॉल्व हो सकता है अगर सरकार की मेजोरिटी डाउन हो जाती है तो, लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होता, इसलिए इसका कोई कार्यकाल नहीं है, ये हमेशा चलता रहता है। लेकिन इसके जो मेंबर आते हैं चुनाव जीतकर इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू, वो एक मेंबर 6 साल तक रहेगा, 6 साल बाद रिटायर हो जाता है। इसके लिए एक फॉर्मूला है कि ध्यान रखेंगे, राज्यसभा में हर 2 साल में कुल सदस्यों के 1/3 सदस्य, कुल सदस्यों के 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं, तो हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर होंगे, तो जितने मेंबर रिटायर हुए हैं वो सीट खाली हो गई, उतनी सीट पर दोबारा से चुनाव करवा दिया जाएगा, सब पे एक साथ नहीं होता है। ठीक है, तो हर 2 साल में टोटल मेंबर कितने हैं, 245 का 1/3, हर 2 साल में ऐसे रिटायर होते जाएंगे। तो जो पहले आया है वो पहले रिटायर होगा, जो बाद में आया है वो बाद में रिटायर होगा, टोटल 6 साल वो रुक जाते हैं। इस हिसाब से इस फॉर्मूले के अनुसार उनका रिटायरमेंट का नंबर आता है 6 साल बाद, याद रखेंगे। अब देखिए, जब हम बात कर रहे हैं जैसे ये पार्लियामेंट है, जैसे ये पार्लियामेंट है, संसद, उसमें ये राज्यसभा है, ये लोकसभा है, सॉरी और ये है लोकसभा। ठीक है, तो राज्यसभा में एक व्यक्ति बैठा होता है, इसको बोलते हैं सभापति, इंग्लिश में बोलते हैं चेयरमैन। ठीक है, और यहां बैठे रहते हैं बाकी मेंबर्स बैठे रहेंगे यहां पर। इसी के साथ एक व्यक्ति और बैठा रहेगा यहां पे, इसे कहते हैं क्या, इसे कहते हैं उपसभापति, यानी कि डेप्यूटी चेयरमैन। तो ध्यान रखना, आप नोट करके याद रखेंगे, भारत का उपराष्ट्रपति, ही राज्यसभा का सभापति होता है, तो जो व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति बन जाता है वही उसी दिन से राज्यसभा का सभापति की कुर्सी पर बैठ जाता है। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का चेयरमैन होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो एक और चीज याद रखना, राज्यसभा का चेयरमैन
राज्यसभा का मेंबर नहीं होता, मेंबर नहीं होता। तो राज्यसभा का चेयरमैन उपराष्ट्रपति बनता है और उपराष्ट्रपति का चुनाव उपराष्ट्रपति के लिए हुआ था, राज्यसभा का चुनाव उसने लड़ा नहीं है। राज्यसभा के मेंबर उन लोगों को कहेंगे जो राज्यसभा का चुनाव लड़कर आए हैं या राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेटेड है, 12 में से कोई एक है। लेकिन राज्यसभा के चेयरमैन की कुर्सी पर जो उपराष्ट्रपति बैठे हैं वो ना तो नॉमिनेटेड है राज्यसभा में, ना राज्यसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा है, तो वो राज्यसभा के मेंबर तो नहीं हुए। तो ये ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, राज्यसभा का चेयरमैन ही राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है। हाँ, जब राज्यसभा का चेयरमैन गायब हो जाता है, यानी कि उपराष्ट्रपति गायब हो जाता है, तो ये डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा की कुर्सी पर आकर वो जिम्मेदारी संभाल लेता है जब तक कि सभापति वापस ना आ जाए या रिटायर हो गया है तो दूसरा सभापति ना आ जाए, यानी कि दूसरा उपराष्ट्रपति ना आ जाए। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। क्लियर है भाई, इतना क्लियर है? तो ये हमने सिर्फ राज्यसभा के बारे में बेसिक बात की, ये राज्यसभा के बारे में बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग की हमने बात की है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट, आई होप ये जो कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किए हैं ये आपको क्लियर हुए होंगे। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसको और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नए बैच हमारे एलटी ग्रेड सोशल स्टडीज के स्टार्ट हो गए हैं, वीकेंड बैच भी हैं, सैटरडे संडे वाले, रेगुलर बैच भी हैं, ऑफलाइन भी हैं, ऑनलाइन भी हैं। तो आप विजिट कर सकते हैं सेंटर को, और सामने जो नंबर दिख रहा है आपको उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।